थोड़ी देर पहले जो हम पढ़ रहे थे उसी को वापस मैं शुरू करूंगा। मान लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विराम कोण। मैंने जैसा कि आपको भी बताया था, मान लीजिए एक वस्तु आपके पास में है, वो क्षैतिज पटल पर गई। यदि क्षैतिज पटल धीरे 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 ऊपर की ओर उठाया जाए तो ये क्षैतिज पटल जो है वो मान लीजिए किसी लकड़ी के पट्टे पर रखी हुई है। लकड़ी का पट्टा जो है वो धरातल पर रखा हुआ है। अगर इस लकड़ी के पट्टे को मैं धीरे 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 ऊपर की ओर उठाता हूं तो क्षैतिज तल से का पट्टा जो एक और झुका हुआ है, एक कोण बनाता है, इसे हम कहते हैं झुकाव कोण। क्षैतिज से लकड़ी का पट्टा जो कोण बना रहा है इसको झुकाव कोण कहते हैं। और ये जो त्रियक लकड़ी का पट्टा है इसे नत तल कहा जाता है। तो नत तल और क्षैतिज दिशा के मध्य का जो कोण है वो झुकाव कोण है। हम ये देखते हैं कि इस लकड़ी के पट्टे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाए तो इस झुकाव कोण के मान में वृद्धि होती है और एक झुकाव कोण के एक निश्चित मान तक ये वस्तु जो इस त्रियक पट्टे पर नत्तल पर रखी विराम अवस्था में बनी रहती है, संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। यदि इस कोण का मान थोड़ा और बढ़ाया जाए, यानी कि इस पट्टे को थोड़ा सा और टेढ़ा किया जाए, तो ये वस्तु अब विराम अवस्था में नहीं रहती है और फिसल करके नीचे आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नत तल का क्षैतिज से वह अधिकतम झुकाव कोण जिस झुकाव कोण तक वस्तु संतुलन की अवस्था में बनी रहती है, फिसलती नहीं है, हम ये कह सकते हैं ठीक सरकने की अवस्था में या ठीक फिसलने की अवस्था में, यानी कि इसके बाद में अगर थोड़ा सा भी कोण को बढ़ाया है तो ये वस्तु नीचे की ओर फिसल जाएगी। इस कोण को विराम कोण कहते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये हमें समझना है कि इस विराम कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्षैतिज तल है और ये वो नत तल है जिस पर वस्तु रखी हुई है। ये वो झुकाव कोण है जहां पर वस्तु अधिकतम संतुलन की अवस्था में है। इससे अगर कोण का मान और बढ़ाया थोड़ा सा भी तो वस्तु जो है वो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगी। इस अवस्था में क्या होगा, जब वस्तु यहां रखी हुई है तो हमेशा ध्यान दें कि ये जो सतह है इस सतह पर नीचे की और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। इसका मान होता है हमेशा mg और दोनों संपर्क सतह के लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। ठीक है, अब देखो जब ये वस्तु गति करेगी, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस पट्टे को थोड़ा सा और ऊपर की ओर उठाता हूं तो वस्तु की जो गति होगी वो नीचे की ओर होगी। जब भी वस्तु की गति नीचे की ओर होगी, यानी जिस दिशा में वस्तु गति करने का प्रयास करेगी या वस्तु गति करेगी, घर्षण बल हमेशा उसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा वो इसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेगा। घर्षण बल जो कार्य करेगा वो हमेशा इसके ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये घर्षण बल है F। और ये घर्षण बल जो है वो अधिकतम घर्षण बल हम कह सकते हैं। अधिकतम क्यों कह रहे हैं इसको, अधिकतम इसलिए क्योंकि ये अभी तक इस वस्तु को रोके हुए है। अगर हमने इससे थोड़ा सा भी कोण को बढ़ा दिया तो अब ये वस्तु रुकेगी नहीं, यानी घर्षण बल इसे नहीं रोक पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर घर्षण बल का जो मान है वो अधिकतम है। एक और खास बात है कि चूंकि वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा उसे हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल। अब देखिए ये कोण अल्फा है। अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, मैंने एक रेखा इस प्रकार से बना दी है, एक रेखा इधर बना दी है, ये दो रेखाएं मैंने बना दी है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, ये कोण अल्फा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूं चित्र को, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। ये बॉक्स था, हमने देखा था, इस पर एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा था mg, एक बल r इस ओर कार्य कर रहा था, एक बल जो fs है वो तल के संपर्क सतह के समानांतर कार्य कर रहा था। इसका मान मैक्सिमम था। अब अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर एक रेखा तो ये बना रहा हूं, ठीक है, और एक रेखा ये बना रहा हूं। अगर ये कोण अल्फा है, ये 90 डिग्री कोण है, इस कोण को अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लूं तो इस कोण का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे अल्फा और इस कोण 90 डिग्री और इस थीटा, इन तीनों का जो योग है अल्फा प्लस थीटा प्लस 90, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, इसलिए कि ये जो तीनों कोण हैं, ये तीनों ही कोण एक त्रिभुज के तीन कोण हैं और हम सब जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं थीटा को यहीं रहने दो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में क्या जाएगा, देखो 180 तो पहले से ही इस तरफ है, इस 90 को इस तरफ ले जाएं
तो माइनस का 90 हो जाएगा, और अल्फा को भी इस तरफ ले जाए तो माइनस का अल्फा हो जाएगा। 180 में से 90 को घटा दीजिए, तो थीटा का जो मान है वो आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा आ गया। अब थोड़ी सी देर के लिए मैं इस कोण को x मान लेता हूं, ठीक है। इस कोण को मैंने थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लिया है, x मान लिया। अगर मैं इस x का मान निकालना चाहूं तो हम सब जानते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी रेखा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की रेखा है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा कैसा लगता है, पृष्ठ के लंबवत लगता है, यानी ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोणों का जो कुल योग है वो भी कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हम कहेंगे थीटा और एक्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाना चाहिए मेरे पास में, 90 डिग्री आ जाना चाहिए। अब अगर मुझे यहां से एक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 90 माइनस थीटा। यहां पर हम थीटा का मान रख देते हैं। थीटा का मान अगर हम रखें तो थीटा का मान हमने अभी भी निकाला था, 90 माइनस अल्फा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 90 माइनस थीटा की जगह आ गया 90 माइनस अल्फा। ये जो माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर, अगर मैं इसको अंदर अप्लाई करूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में जो आएगा मान वो हो जाएगा x बराबर 90 माइनस, ये 90 माइनस से गुणा हुआ तो माइनस का 90, और माइनस का अल्फा माइनस से गुणा किया तो प्लस का अल्फा। 90 से 90 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, अल्फा आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पर कह सकते हैं कि ये जो अल्फा सॉरी थीटा, इस थीटा का मान है माइनस अल्फा। ये थीटा 90 माइनस अल्फा तभी हो सकता है जब ये कोण एक्स अल्फा हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास में इस कोण एक्स का मान कितना आ गया है, इस कोण एक्स का मान मेरे पास में, अब मैंने जो कोण एक्स का मान अल्फा निकाला उसका कारण क्या भी आपको समझ में आ जाएगा। ये कोण हो गया हमारे पास में अल्फा। देखिए, जब भी मैं किसी सदिश के घटक निकाल रहा हूं तो घटक निकालते समय आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा क्योंकि ऐसा अपने को बहुत सारी जगह पे करना पड़ेगा। ये mg हमारे पास में है, ठीक है, ये mg हमारे पास में है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर मैं mg के घटक निकालना चाहूं तो mg जो बल है उसे जिस दिशा में ले जाने पर कोण का मान घट करके शून्य हो जाए, उस दिशा में उस सदिश का कॉस घटक विद्यमान होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस mg को अगर मैं इधर की ओर लेके जाऊं तो इस रेखा पर पहुंचने पर, इस रेखा पर पहुंचने पर इन सभी बलों सॉरी इस mg का जो कोण अल्फा बन रहा है, इस अल्फा का मान घट करके कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री हो जाएगा। यानी इस रेखा पर हम क्या कहेंगे, mg का कॉस घटक होगा। लेकिन कॉस घटक में जो कोण है वो कोण कौन सा होगा, वो कोण वह कोण होगा जो घट करके 0 हुआ है। तो हम कहेंगे भाई घट करके तो अल्फा 0 होगा। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहां पर आ जाएगा mg कॉस अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से इस mg को जिस रेखा की ओर ले जाने पर कोण का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो जाए, उस रेखा पर इसका साइन घटक विद्यमान होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस mg को अगर मैं इधर लेके जाऊं, इस रेखा पर ले आऊं, तो इस रेखा पर लाने पर ये कोण का मान बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर इसका mg साइन अल्फा, साइन घटक होगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी किसी सदिश राशि को आप घुमा करके ऐसी रेखा पर लेके जाएं जिस रेखा पर पहुंचने पर इसका कोण घट करके शून्य हो जाता है, उस रेखा पर उस सदिश का कॉस घटक विद्यमान होता है। तो अगर मैं mg को इस रेखा पर लेके आ जाता हूं तो इस रेखा पर इस mg का कॉस घटक विद्यमान होगा, क्योंकि इस रेखा पर आने पर mg का जो कोण है वो घट करके शून्य हो रहा है। और इसी तरीके से इस mg को अगर मैं इस रेखा पर लेके चला जाऊं, इस रेखा पर लेके चला जाऊं जिसे मैंने गहरा कर दिया है अभी, इस रेखा पर अगर मैं लेके चला जाऊं तो ये कोण बढ़ करके कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए इस रेखा पर इसका साइन घटक विद्यमान होगा। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी सदिश के घटक ज्ञात कर लेते हो तो आप उस सदिश को आप भूल जाओ। अब आपको सदिश को गिनना नहीं है। अब आपके लिए सोच लो कि सदिश है ही नहीं, यानी आपके लिए अब कितने सदिश हो गए, 4 सदिश। एक हो गया एफ एस मैक्सिमम, एक हो गया mg साइन अल्फा, एक हो गया mg कॉस अल्फा और एक हो गया आर। ठीक है, नंबर 1 बात।
दूसरी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने घटक mg के क्यों ज्ञात किए, बाकी के क्यों नहीं ज्ञात किए। जो मैं घटक ज्ञात कर रहा हूं, प्रश्न ये पूछ रहा है कि 0 से ज्यादा नहीं घटा सकते क्या। ये हमें कोण को 0 से ज्यादा या 90 से अधिक घटाना नहीं होता है, ये तो इनके घटक निकालने का एक तरीका है। एक्चुअल में घटक ऐसे आए नहीं है, ये तो शॉर्टकट तरीका है। घटक तो निकालने के लिए हमने सदिश के वियोजन की विधि पढ़ी थी बच्चों। हमने देखा था यहाँ एक सदिश a है, ये ax है, ये ay है, तो हमने इसके लिए ax का मान निकालने के लिए क्या किया था, हमने कहा था भाई यहाँ पर इसको लंबवत मिला दो, ये कोण अगर थीटा है तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और हमने कहा था भाई आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा। उस फॉर्मूले से आता तो ये इसी फॉर्मूले से, लेकिन ये पूरा हमें त्रिभुज नहीं बनाना पड़े, इतना हमें झमेला नहीं करना पड़े आधार बटा कर्ण का, इसलिए शॉर्टकट विधि है कि कैसे हम घटक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि है, और इसमें हम कोण को घटा नहीं रहे। ये मत सोचो कि हमने कोण को घटा दिया है, हम तो बस शॉर्टकट विधि से ये पता लगाना चाहते हैं कि mg cos अल्फा की जो दिशा है वो कौन सी होगी और mg sin अल्फा की दिशा कौन सी होगी। बेटा प्रश्न जो भी दिमाग में आए, चाहे वो निम्न स्तर का प्रश्न हो चाहे वो उच्च स्तर का प्रश्न हो, आपको पूछना है। मन में कोई भी शंका आप लोगों को नहीं रखनी है, मन में शंका रखोगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छा इस बच्चे का मुझे ये लगा कि इसने प्रश्न पूछा है। चलो आगे चले, हम जो मैं बात कर रहा था उसी पर वापस आते हैं। अब प्रश्न दिमाग में आपके ये उठ रहा होगा कि भाई हमने mg के घटक ही क्यों निकाले, हमने mg के घटक ही क्यों निकाले। देखिए हमारे पास में क्या है, अगर मैं ये घटक नहीं निकालता हूं तो मेरे पास जो चित्र है मैं उसको वापस से बना रहा हूं। चित्र कुछ इस तरह का था, इस तरह का चित्र था, इसमें ये बॉक्स था, ठीक है, ये mg था हमारे पास में, ये r था, ये fs था। ठीक है, आपको क्या करना होता है एक्चुअल में, संतुलन की अवस्था प्राप्त करने का अभिप्राय यह है कि एक दिशा में लगने वाले बलों को उसके विपरीत दिशा में लगने वाले बल संतुलित कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो mg के विपरीत दिशा में आपको कोई बल नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाले चित्र में देखो r के विपरीत दिशा में कोई बल नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही हमें fs के विपरीत दिशा में कोई बल दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर किसी ना किसी एक या किसी ना किसी दो के घटक निकालने पड़ेंगे, या तीनों के भी घटक निकालने पड़ सकते हैं। हमें एक दो या तीनों में से किसी के भी घटक निकालने पड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक बल हम कह रहे हैं आर, ये वास्तविक रूप से कई बलों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। तो अगर हम इसको वियोजित करें, ऐसे में एफएस को वियोजित करूं, तो मेरे पास में जो ऑप्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आर को वियोजित करें। अगर हम आर को वियोजित करते हैं, सपोज आर को वियोजित करते हैं, तो आर को आपको वियोजित करने के लिए मानना पड़ेगा कि ये जो बल है वो किसी ना किसी एक बल जो पहले से उपस्थित है उसकी किसी रेखा से कोई ना कोई कोण बना रहा है, यानी उस बल से कोई ना कोई कोण बना रहा है। तो मैं इस mg की रेखा को पीछे की तरफ बढ़ा देता हूं, यानी ये यहां से कोई ना कोई कोण बना रहा है। अब मैं इस कोण के आधार पर इसके दो घटक निकालूंगा। तो अगर मैं r के दो घटक निकालता तो मैं कहता भाई r को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो मैं r को अगर इधर लेके जाता तो हम कहते कोण का मान कम हो जाएगा और ये हो जाएगा r cos थीटा। और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं, तो इस दिशा में ले जाने पर 90 डिग्री हो जाएगा। भाई इधर ले जाएंगे तो 0 और इधर ले जाएंगे तो 90, 90 हो जाएगा तो ये हो जाएगा r sin थीटा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत हमारे पास में ये है कि r cos थीटा mg के विपरीत बल है, ठीक है, पर r sin थीटा के विपरीत कोई भी बल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी बल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब संतुलन की अवस्था में ये जो r sin थीटा है वो किसी ना किसी ऐसे बल के रूप में काम करेगा जो त्वरण उत्पन्न करेगा, अभी तक की जो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि हमें यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस fs को कौन संतुलित करे, तो हमें इस fs के घटक भी निकालने पड़ेंगे। अब मैं अगर fs के घटक निकालूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो कोण है ये जो कोण है वो है x। मैं ये मान नहीं निकाल रहा हूं कि इसका मान भी थीटा होगा, हालांकि इसका मान भी थीटा आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको x मान लेते हैं। तो अब इस x के हिसाब से मैं fs के घटक निकालता, तो आप देखेंगे fs को इस तरफ लेके जाएं, इस क्षैतिज रेखा पर लेके जाएं,
इस रेखा पर, तो कोण घट करके 0 हो जाएगा, यानी यहां पर इसका घटक हो जाएगा एफ एस कॉस एक्स। और इस एफ एस को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं, यानी इस रेखा पर ले जाऊं, तो यहां हो जाएगा इसका घटक एफ एस साइन एक्स। पर इस परिस्थिति में जब हमने घटक निकाले, तो मैंने आपको जैसा कि पहले कहा था, अभी थोड़ी देर पहले, कि जब भी आप घटक निकालो तो उस बल को भूल जाओ। तो अब थोड़ी सी देर के लिए हम इस बल को भूल जाते हैं। ये हम आर को भूल गए, इस एफ एस को भी भूल जाते हैं, एफ एस को भी भूल गए। अब हमारे पास में क्या बचा है? अब हमारे पास में बचा है एक तो आर कॉस थीटा, एक एम जी, एक आर साइन थीटा, एक एफ एस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो आर कॉस थीटा को एम जी संतुलित कर रहा है और आर साइन थीटा को एफ कॉस थीटा संतुलित कर रहा है। लेकिन इस विधा में, इस वाले भाग में हमें दो बलों के घटक निकालने पड़े, और जब मैंने mg के घटक निकाले तो मुझे घटक निकालने पड़े। तो ये जो मैंने अभी अभी किया है, अभी अभी ये जो किया है, जिस पर मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, ये विधा भी ठीक है। और कोई कहे कि भाई मैं तो mg के घटक निकालूंगा, तो ये विधा भी ठीक है। दोनों में से कोई सी भी विधा काम में ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आप आर के घटक निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सभी बलों के घटक निकालने के पश्चात, या कुछ बलों के घटक निकालने के पश्चात कोई भी बल ऐसा नहीं रहे जो इस पूरी प्रक्रिया को असंतुलन की अवस्था के रूप में प्रस्तुत करे। इसलिए मैं ये ऊपर वाला भाग ले रहा हूं, क्योंकि इस ऊपर वाले भाग में मुझे केवल एक ही बल के घटक निकालने पड़ रहे हैं, दो बलों के घटक निकालने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? एक प्रश्न आया था एक बच्चे का, ये एक बच्चे ने पूछा था, अनिल जाट ने, कि आर के घटक निकाल सकते हैं क्या? तो अनिल, क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ सर। तो आर के घटक भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये एक तरीका है। देखो, कोई भी चीज को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखो, अगर हम संतुलन की बात करें, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉक्स है, इस स्थिति में क्या ये बॉक्स ऊपर की ओर उछल जाता है? हम कहेंगे नहीं। क्या ये धरती में धंस जाता है? हम कहेंगे नहीं। ये धरती में भी नहीं धंस रहा है, ये ऊपर की ओर भी नहीं उछल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इस चित्र को यहां से मिटा रहा हूं, इसलिए मिटा रहा हूं कि मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। और ये जो चित्र में मैंने बल बनाए हैं, वो आपको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई देंगे। ये जो चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस चित्र में सारे बल आपको दिखाई देंगे। ठीक है। अब संतुलन की अवस्था में हम क्या कहेंगे? ना तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाता है और ना ही ये जमीन में धंसता है। इसका मतलब इस दिशा में, ये जो मैंने लाल रेखा बनाई है, इस दिशा में ये संतुलित अवस्था में है, गति नहीं करता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब एक और लगने वाला बल दूसरी ओर लगने वाले बल के ठीक बराबर हो, ठीक बराबर हो, और एक दूसरे के विपरीत हो। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के विपरीत है, तो बराबर भी होने चाहिए। इसका मतलब आर का जो मान है वो एम जी कॉस एल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा हम कहें, हम ये देख रहे हैं कि सीमांत, ये बॉक्स ना तो पीछे जाता है और ना ही नीचे सरकता है। पीछे भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं सरक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम जी साइन एल्फा है और जो एफ एस मैक्सिमम है, यानी कि घर्षण बल का अधिकतम मान है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देने चाहिए? संतुलित कर देने चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब एफ एस मैक्सिमम का मान एम जी साइन एल्फा के बराबर हो, एम जी साइन एल्फा के बराबर हो। अब अगर मैं इसको एक नंबर 2 समीकरण, इसको नंबर 2 समीकरण, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का, समीकरण 2 भाजक समीकरण 1, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों? मेरे पास में आ जाएगा एम जी साइन एल्फा अपॉन एम जी कॉस एल्फा बराबर एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर। मैंने उल्टा लिख दिया, दाईं ओर की राशियों को बाईं ओर लिख दिया और बाईं ओर की राशियों को दाईं ओर लिख दिया। चूंकि ये बराबर है इसलिए ऐसा अपन लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एम जी से एम जी कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो हमारे पास में क्या गया? एम जी से एम जी कट गया, एम जी से एम जी क्या, तो हमारे पास में क्या बचा बच्चों? हमारे पास में बचा इधर साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, यानी कि टेन एल्फा। और इस तरफ क्या बचेगा हमारे पास में? एफ एस मैक्सिमम है। एफ एस मैक्सिमम का मान हमें पता है म्यू एस आर के बराबर होता है। और नीचे है हमारे पास में आर, तो आर से आर कट जाएगा और फिर से हमारे पास में आ गया है टेन एल्फा
बराबर म्यू एस, और ये हमने पिछले वाले भाग में, घर्षण कोण वाले भाग में भी हमने निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विराम कोण की स्पर्शजा का मान, ध्यान से सुनना मेरी बात को, विराम कोण की स्पर्शजा का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है। पिछले सेक्शन में, घर्षण कोण वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था, घर्षण कोण थीटा की स्पर्शजा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस के बराबर होता है। इन दोनों समीकरणों से क्या पता चल रहा है? इन दोनों समीकरणों से पता चल रहा है कि जो टेन एल्फा है और जो टेन थीटा है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मान ही म्यू एस के बराबर आ रहा है। तो टेन एल्फा बराबर टेन थीटा, यहां पर एल्फा तो विराम कोण है और थीटा कौन है? घर्षण। एल्फा बराबर टेन थीटा केवल और केवल तब हो सकते हैं जब एल्फा का मान थीटा के बराबर हो, यानी विराम कोण का मान ही घर्षण कोण के बराबर होता है। तो अगर आपको घर्षण कोण का मान निकालना है तो आप विराम कोण का मान निकाल लीजिए, आपको घर्षण कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। एक प्रश्न है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसके घटक निकालने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न सुमेश ने किया है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा किसके घटक निकालने हैं। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके घटक निकाल लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण दो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये इस तरीके से कोई वस्तु रखी हुई है और इस पर तीन बल लग रहे हैं। एक बल जैसे यहां लग रहा है F1, F2, ठीक है, और एक बल यहां लग रहा है F3। आप इनमें से किसी भी एक रेखा को कार्यकारी रेखा मान लो, एक मिनट के लिए कोई सी भी एक रेखा को मान लो। तो मैं उमेश से पूछूंगा, बेटा इसमें से F1, F2 और F3 में से किस रेखा को मैं कार्यकारी रेखा मानूं? सर F1 मान लीजिए। F1 को, उमेश ने कहा F1 को। कार्यकारी रेखा का मतलब यह है कि मुझे इस रेखा को ही आधार मानते हुए घटक ज्ञात करने, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, इस F1 रेखा को ऊपर और नीचे बढ़ा दो और एक रेखा इसके लंब ऐसी बिंदु से होकर के खींचो जहां से सारे बल होकर के गुजर रहे हैं। ये F3 भी यहां से गुजर रहा है, F2 भी यहां से गुजर रहा है और F1 भी। तो दो रेखाएं होगी हमारे पास, एक तो हो गई ये और एक हो गई हमारे पास में ये। अब जो बल इन रेखाओं पर नहीं है, कौन कौन से नहीं है इन रेखाओं पर? तो हम कहेंगे F1 तो इस पर है, F2 नहीं है और F3 नहीं है, दो बल नहीं है। तो इन दोनों बलों के घटक ज्ञात कर लो। जो बल इन रेखाओं पर नहीं है उनके घटक ज्ञात कर लो। और ये कार्यकारी रेखा कहां से होकर गुजरेगी? कम से कम किसी एक बल से होकर के आपको इसको गुजारना है। अब मान लो आप में से कोई कहता है कि नहीं साहब, मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो कार्यकारी रेखा हम मान रहे हैं ये F3 से होकर के गुजरे। ठीक है साहब, तो एक रेखा तो हो गई ये और एक हो गई इसके लंबवत ये। अब आप ध्यान से देखोगे तो दो बल तो इन रेखाओं से होकर गुजर रहे हैं, F2 और F3। केवल एक बल ऐसा है जो इससे होकर के नहीं गुजर रहा है। जो इससे नहीं होकर के गुजर रहा है उसी के घटक आपको ज्ञात कर लेना। ठीक है, कार्य रेखा आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, बस उसके बाद का जो प्रक्रम है वो आपको ध्यान। तो दोनों ही स्थिति आप मान सकते हो, जो अभी मैंने मानी है और जो इससे पहले मैंने मानी थी। क्लियर है उमेश? हाँ सर। चलें आगे इससे। तो ये एक बार इसे वापस कहते बता हैं, दें। हम फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए, देखो सबसे पहले तो क्या है, आप ये ध्यान रखें कि मैं इन सबको मिटा देता हूं। आप ये देखें कि सबसे पहले वो बिंदु चूज करें जहां पर तीनों, चारों, पांचों, छहों जितने भी बल हैं वो सारे मिल रहे हो। जैसे हमने देखा, मान लो एक बल ये रहा, ठीक है, एक बल मान लीजिए ये रहा और एक बल मान लीजिए ये रहा। ठीक है, इसको मैंने कह दिया F1, ये F2, ये F3। सबसे पहला काम आपका होगा एक ऐसी रेखा को चूज करना जो किसी ना किसी एक बल से, कम कम किसी ना किसी एक बल से होकर के गुजर रही है। जैसे मान लीजिए आप में से किसी ने कहा कि साहब मैं F2 से होकर गुजरने वाली रेखा को कार्यकारी रेखा मान लेता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रेखा ऐसी बनानी है जो F2 से होकर के गुजरे। दूसरी रेखा आपको ऐसी बनानी है जो इन तीनों बलों के संगामी बिंदु जहां पर ये मिल रहे हैं से होकर के गुजरे और इस F2 रेखा के लंबवत हो। तो ये मैंने दूसरी रेखा बना दी जो इसके लंबवत है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने दिशा दे दी, ये जैसे XY अक्ष बनाते हैं ना अपन, बिल्कुल वैसे। अब जो बल इन रेखाओं पर, इन दोनों लंबवत रेखाओं पर हैं,
वो कौन कौन से? तो हम कहेंगे F2 इस पर है और F3 इस पर है, इन दोनों में से किसी भी एक रेखा पर हो। इसके अलावा जो बल इन दोनों रेखाओं में से किसी भी रेखा पर नहीं है, कौन नहीं है इन दोनों रेखाओं में से किसी भी रेखा पर? F1 नहीं है। F1 तो आपको F1 के घटक ज्ञात करने हैं, आपको सिर्फ F1 के घटक ज्ञात करने हैं और किसी के घटक आपको ज्ञात नहीं करने। जैन सोनी अपना माइक ऑफ कर लो, बातचीत करनी है तुम्हें घर पे तो अपना माइक ऑफ कर लो। तो जो बल इस रेखा पर नहीं है केवल आपको उसके घटक ज्ञात करने हैं और किसी बल के कोई घटक आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आभासी बल। देखिए क्या होता है बच्चों, जब भी कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर एक आभासी बल कार्य कर रहा है, छद्म बल कार्य कर रहा है, ऐसा बल कार्य कर रहा है जो है नहीं लेकिन महसूस होता है कि वो उस पर लग रहा है। क्योंकि अगर हम उस आभासी बल को इमेजिन नहीं करेंगे तो हम उन जो स्थितियां हैं उनको पूरी तरह से नहीं समझा सकेंगे। जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई निर्देश तंत्र है जो गति कर रहा है। अब निर्देश तंत्र जब भी हमारे दिमाग में शब्द आता है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अक्ष बने हुए। निर्देश तंत्र का मतलब अक्ष नहीं होता है, निर्देश तंत्र का मतलब कोई वस्तु हो सकती है, कोई बिंदु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। निर्देश तंत्र का मीनिंग, निर्देश तंत्र का ये मीनिंग है। तो जब भी कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है तो गति के विपरीत दिशा में जो निर्देश तंत्र पर वस्तु रखी हुई होती है उस पर एक बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, थोड़ी सी गाड़ी अजीब हो गई है ना, ये गाड़ी है और इस गाड़ी में यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। जब ये गाड़ी आगे की ओर गति करती है, ये गाड़ी आगे की ओर गति करती है तो जिस दिशा में ये वस्तु गति कर रही है, जिस त्वरण से ये वस्तु गति कर रही है, उस त्वरण से ही ये वस्तु अगर हम ध्यान से देखें तो गति करेगी। क्यों? एक मिनट के लिए सोचो कि आप जिसका नाम मान लीजिए ए है और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम बी है, दोनों एक साथ एक ही बिंदु से गति करना प्रारंभ करते हैं, एक ही वेग से गति करना प्रारंभ करते हैं। जब आपका वेग बढ़ता है तो जितना आपका वेग बढ़ता है उतना ही इस बी का वेग भी बढ़ता है। क्या आप दोनों साथ साथ रहेंगे या आगे पीछे हो जाएंगे? आप कहोगे साथ साथ डेफिनेटली हम रहेंगे। साथ साथ रहेंगे। साथ और अगर आगे आप में पीछे से एक का भी वेग ज्यादा बढ़ जाए और दूसरे का वेग कम बढ़े, या एक का वेग तो बढ़ जाए और दूसरे का बढ़े ही नहीं, तो क्या आप साथ साथ रहोगे? नहीं सर, नहीं। आप कहोगे नहीं रहेंगे, एक आगे निकल जाएगा दूसरा पीछे रह जाएगा। यानी कि दोनों के वेग में समय के सापेक्ष एक साथ और एक जैसा परिवर्तन होना चाहिए, तभी ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा होता कि ये जो गाड़ी है इसका वेग तो बढ़ गया लेकिन वस्तु का वेग नहीं बढ़ा, तो क्या होना चाहिए कि भाई गाड़ी के वेग में तो परिवर्तन हो गया लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वस्तु तो वहीं रह जानी चाहिए। पर वस्तु आप देखोगे जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी वस्तु भी उसके साथ साथ जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी तेज गति से गाड़ी चल रही है उतनी ही तेज गति से वस्तु भी चल रही है, तभी ये दोनों एक साथ हैं, तभी ये दोनों एक साथ हैं। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक का वेग बढ़ जाए या घट जाए तो दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, एक आगे निकल जाएगा दूसरे पीछे हो जाएगा। जैसे ब्रेक जब लगाए जाते हैं तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो गतिशील अवस्था में ही रहता है और इसीलिए वो आगे जाने का प्रयास करता है, आगे निकल जाता है, अपनी जगह से आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो व्यक्ति तो स्थिर रह जाता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने जड़त्व के जो भाग पढ़ा था, जड़त्व के नियम वाला, उसमें हमने पढ़ा था। तो ये बात तो डेफिनेटली फिक्स है कि जिस वेग से गाड़ी चल रही है उसी वेग से ये वस्तु भी चल रही है। जिस वेग से गाड़ी के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है ठीक उतना ही परिवर्तन इस वस्तु के वेग में भी हो रहा है, यानी इस वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी वस्तु पर एक बल लग रहा है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न होने का मतलब है वस्तु पर बल लग रहा है। और वस्तु पर बल किस दिशा में लग रहा है? वस्तु पर जो बल है वो आगे की ओर कार्य कर रहा है। अब अगर वस्तु पर आगे की ओर बल कार्य कर रहा है तो न्यूटन के गति का जो नियम है
वो ये कहता है कि जिस दिशा में ये बल लग रहा है वस्तु उस दिशा में गतिशील रहनी चाहिए। परंतु हम गाड़ी के सापेक्ष अगर देखें, ये तो हमारे सापेक्ष की हम बात करें, पर गाड़ी के सापेक्ष अगर आप देखोगे तो ये वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी निर्देश तंत्र में कोई वस्तु रखी हुई है तो उस निर्देश तंत्र में उस वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं या एक भी बल कार्य नहीं कर रहा। एक बल अगर इस ओर कार्य कर रहा है तो एक बल इसके ठीक विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी ये वस्तु संतुलित अवस्था में रह सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी बल पीछे की ओर इस पर कार्य नहीं कर रहा होता है। और ये जो पीछे की ओर बल कार्य नहीं कर रहा है वास्तव में, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि ऐसा कोई बल कार्य कर रहा है, इसी को हम आभासी बल कहते हैं। जिस बल की वजह से संतुलित अवस्था में, क्योंकि अगर एक ही बल लग रहा है इस पर तो ये वस्तु संतुलित अवस्था में नहीं रह सकती है। ये वस्तु हमेशा गतिशील अवस्था में रहनी चाहिए, या अगर गतिशील है तो और ज्यादा वेग से गतिशील हो जानी चाहिए या और कम वेग से गतिशील हो जानी चाहिए। क्योंकि हम ये जानते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य करे तो वस्तु संतुलन की अवस्था में नहीं रह सकती है। वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। वस्तु अगर स्थिर है तो गतिशील हो जाती है और गतिशील है तो स्थिर हो जाती है। तो वो बल जो वस्तु को किसी गतिशील पिंड में, किसी गतिशील निर्देश तंत्र में स्थिर बनाए रखता है, वो एक आभासी बल होता है। वास्तविक रूप से ऐसा कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि आभासी रूप से इस पिंड पर ऐसा बल कार्य कर रहा है कि वस्तु ना तो इसमें आगे जा रही है और ना ही ये वस्तु पीछे जा रही है। लेकिन वास्तविक रूप से इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? वास्तविक रूप से जो बल गाड़ी पर कार्य कर रहा है, वाहन पर कार्य कर रहा है, वही बल इस वस्तु पर भी कार्य कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। आभासी रूप से तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, इसलिए वस्तु ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। पर ये सिर्फ काल्पनिक बात है, क्योंकि हमें यह साबित करना है कि कोई भी वस्तु जो गतिशील वाहन है उसमें स्थिर रखी हुई है। गतिशील वाहन में स्थिर रह सकती है क्या वस्तु? हम कहेंगे गतिशील वाहन में स्थिर कैसे रहेगी? वाहन गतिशील है तो वस्तु भी गतिशील होनी चाहिए, पर गतिशील वाहन में वाहन के सापेक्ष वस्तु स्थिर है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस पर आभासी रूप से इस प्रकार से बल कार्य कर रहे हैं कि वस्तु संतुलित अवस्था में है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसे कोई भी बल कार्य नहीं करते हैं। अब अगर देखो एक खास बात, ये जो है ना, ये आभासी बल का जो अनुभव है वो यहां पर नहीं होता। इस आभासी बल का अनुभव आपको बहुत सारी ऐसी उदाहरणों में होगा। उन उदाहरणों में आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रकार का कोई बल कार्य करता है। जैसे जब भी किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ में गति होती है, ठीक है, तो उस पर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। अब हमारा दिमाग क्या कहेगा कि ये वस्तु है, ये घूर्णन कर रही है और ये यहां पर थी। जब ये यहां पर थी, इस पर अंदर की ओर बल कार्य कर रहा था, तो ये अंदर की ओर क्यों नहीं आई? जब इस पर अंदर की ओर बल कार्य कर रहा था तो ये अंदर की ओर क्यों नहीं आई? क्योंकि जिस दिशा में बल कार्य करता है वस्तु को तो उस दिशा में गतिशील होना चाहिए। जब इस पर अंदर की ओर बल कार्य कर रहा है, इसके त्वरण का मान अंदर की ओर है, तो ये वस्तु अंदर की ओर क्यों नहीं गतिशील हो रही है? ऐसी अवस्था में हम ये मानते हैं कि इस पर एक आभासी बल इस बल के ठीक विपरीत दिशा में इतना ही कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जो केंद्र की ओर लग रहा था उसे हम कह रहे हैं अभिकेंद्रीय बल, ये वास्तविक बल है, और ये जो बल है वो आभासी बल है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसकी जरूरत क्या है, ऐसा बल आप मान नहीं क्यों रहे हो जो है ही नहीं? इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी टर्म में ये कह दिया शुरुआत से, बहुत सारी जगह पर हमने ये कह दिया शुरुआत से कि कोई भी वस्तु को अपनी स्थिति में बनाए तभी रखा जा सकता है जब उस पर लगने वाले कुल बलों का मान शून्य हो। तो कुछ स्थितियां ऐसी हमें प्राप्त होती हैं जिसमें हम ये साबित नहीं कर सकते हैं बिना आभासी बल के कि वस्तु संतुलन की अवस्था में क्यों है। उस संतुलन की अवस्था को साबित करने के लिए कुछ विशिष्ट स्थितियों में आभासी बल, जिसे छद्म बल भी कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन ये बल केवल गतिशील अवस्था में ही कार्य करता है, स्थिर अवस्था में नहीं होता है। स्थिर अवस्था में इसका जो प्रतिरूप है वो आपको दिखाई नहीं देता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण ले रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण ले रहा हूं। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, हालांकि आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं 10 मिनट और लूंगा आपके
देखिए, जब भी कोई वस्तु लिफ्ट में रखी हुई हो, मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में कोई वस्तु रखी हुई है, जब भी ये लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी, नीचे की ओर गति करेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, हर एक अवस्था में अगर इस लिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक लिफ्ट में अगर मैं एक तराजू रख दूं, ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू रख देता हूं, इसके ऊपर में 1 किलो का बांट रख देता हूं, आप देखेंगे तराजू 1 किलोग्राम इसका वजन बताएगी। लेकिन अगर तेज गति से ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाए तो आप ये नोटिस करेंगे कि इस तराजू में रखे हुए बांट का वजन तराजू 1 किलोग्राम नहीं बताती है, अगर ये बहुत तेजी से गति करे तो। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, धीमी गति से गति करे तब नहीं, तेजी से गति करे तब। अब मैं ये तेजी से गति शब्द क्यों काम में ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि धीमी गति से गति करने पर जो परिवर्तन होता है मास में, यानी कि द्रव्यमान में, वो इतना कम होता है कि उसे महसूस करना, उसे माप पाना मुश्किल होता है। बहुत अमेजिंग बात है ना कि 1 किलो का बांट था, आपने स्थिर लिफ्ट में रखा, वजन भी 1 किलोग्राम। जब लिफ्ट गतिशील अवस्था में थी तो जो उसका वजन था वो अलग आया, और वो वजन कितना आएगा वही हमें जानना। इस तरह का न्यूमेरिकल आता है कि एक लिफ्ट में एक इतने किलोग्राम का व्यक्ति या वस्तु रखी हुई है, यदि लिफ्ट इतने वेग से ऊपर की ओर गतिशील हो तो वस्तु का कितना भार महसूस होगा, या वस्तु का आभासी भार बताइए। देखिए, जब भी से सुनना, लिफ्ट का मतलब है एक विशेष दिशा में गति करने वाली वस्तु। जब भी किसी लिफ्ट में किसी वस्तु को हम उस लिफ्ट की सतह पर रखते हैं तो सतह द्वारा जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रतिक्रिया बल कार्य करता है उस वस्तु पर, वही उसका आभासी भार कहलाता है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल ही इसका आभासी भार कहलाता है। अब जैसे ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कॉन्सेप्ट कैसा है, तो ये भी एक तरीके से आभासी बल की तरह ही कॉन्सेप्ट है। आप ये देखोगे, हम ये कहते हैं कि भाई ये वस्तु किसी धरती पर सतह पर रखी हुई है, तो इस सतह पर एक बल कार्य लगा रही है, mg बल, तो इतना ही बल सतह को भी इसके ऊपर लगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि इतना ही बल इसको ऊपर की ओर लगाना चाहिए। अगर ये पृथ्वी इतना ही बल इस पर ऊपर की ओर लगाने में सक्षम है तो ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, और अगर इतना बल लगाने में सक्षम नहीं है तो ये जो वस्तु है वो इस पृथ्वी को नीचे की ओर धसा देगी। जैसे ये 1 किलो का बांट जब पृथ्वी पर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे रुई के बहुत बड़े पहाड़ पर रखोगे तो पहाड़ नीचे की ओर दब जाता है, क्योंकि वो पहाड़ इस पर उतना ही बल लगाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किन अवस्थाओं में आभासी भार का मान। अवस्था नंबर 1, जब लिफ्ट विराम अवस्था में है। जब लिफ्ट विराम अवस्था में तो क्या होगा, विराम अवस्था जिसका द्रव्यमान m है, इस पर नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा, वो होगा mg, और ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, वो होगा r। हम कहेंगे संतुलन की अवस्था में r बराबर m, इसको हम कहते हैं भार। लेकिन फिलहाल हम आभासी भार किसको कह रहे हैं, r। ये भी मान आएगा वही आभासी भार होगा। तो हम कहेंगे इस r का मान mg के, भाई ये mg तो है वास्तविक भार, और r क्या है, आभासी भार। आप यहां से देख रहे हैं कि वास्तविक भार और आभासी भार बराबर आ रहा है, यानी वस्तु स्थिर लिफ्ट में रखी हुई है तो जो उसका वास्तविक भार है वही उसका आभासी भार भी होगा, यानी कि आभासी रूप से उसके भार में कोई परिवर्तन हमें महसूस नहीं होगा। अब अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है और एक समान वेग से नीचे आ रही है तब क्या होगा, हम कहेंगे यदि लिफ्ट एक समान रूप से एक समान भार से एक समान वेग से ऊपर जाए या एक समान वेग से नीचे आए तो लिफ्ट में किसी भी प्रकार का कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। और जब कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में हम ये कहेंगे कि लिफ्ट पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग शून्य होना चाहिए। क्यों शून्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल इंटू ए के बराबर होता है। कितना होता है, m इंटू ए के बराबर। अब ये लिफ्ट है, एक समान वेग से ऊपर गति कर रही है, एक समान वेग से नीचे गति कर रही है,
तो ये जो पिंड है इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक mg और दूसरा r। हम क्या कहेंगे, इस r और mg का जो कुल योग है वो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। r माइनस mg बराबर m इंटू a का मान 0 है, m इंटू a में a का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 0 r माइनस mg। देखो किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग m इंटू a के बराबर होता है बच्चों, m इंटू ए। चूंकि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है और जब वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण का मान 0 होगा। r माइनस mg बराबर 0 हो गया, तो r बराबर फिर से क्या आ गया, mg। ठीक है, अब दूसरी अवस्था, अगर पिंड जिस लिफ्ट में रखा हुआ है, दो अवस्थाएं हमने ले ली, अभी तीसरी अवस्था लेंगे हम। पहली अवस्था जिसमें लिफ्ट स्थिर है तो हम कहेंगे और वास्तविक भार बराबर है। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, अब भी आभासी भार और वास्तविक भार बराबर है, आर बराबर mg आया। अब तीसरी अवस्था, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिशील हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिशील हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल करके आएगी, आप पर एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है आर, और चूंकि ये ए त्वरण से गतिशील है, इस पर जो परिणामी बल है वो है m इंटू ए ऊपर की ओर। अब संतुलन की अवस्था में सही है, तब हम क्या कह सकते हैं, हम कहें दोनों बलों के सदिश योग से प्राप्त होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से r और mg में से मैं किसको तो प्लस लूं और किसको माइनस लूं। जो बल इस m वो प्लस में लेना है, जो m a के विपरीत दिशा में कार्य करे वो माइनस में लेना है। क्यों माइनस में लेना है, लिया प्लस और सर, आपकी mg को आवाज मैंने, कट रही है। ध्यान से समझ लीजिए फिर से मैं, कि आपके पास में टोटल बल 3 नहीं है, बल तो 2 ही है, एक r है और एक mg है। एक बल कौन सा है, r, और दूसरा बल कौन सा है, mg बल है। इस r और mg में से आप जब इसका सदिश योग करोगे तो एक बल को आपको धनात्मक लेना है और एक को आपको ऋणात्मक लेना है। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि ये जो r है ये धनात्मक ऋणात्मक है, ठीक है, इन दोनों का जो योग है, ये दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के, इसलिए एक को प्लस लिया दूसरे को माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, कि r को मैंने प्लस लिया और mg को मैंने माइनस लिया। अब हम इस वस्तु की गति देखते हैं किस ओर है, तो हम देखते हैं कि और है, यानी इस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है m इंटू ए। ठीक है, तो ऊपर की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा था हमारे लिए, r को, तो m इंटू ए को भी आपको प्लस में लेना पड़ेगा, कि r यानी सर, प्लस के आपकी मान आवाज में कट से रही है। mg, r, अरे बेटा सबके पास नहीं कट रही है, कुछ के पास ही कट रही है। मेरे पास में जितना नेटवर्क है वो सब इसमें आ रहा है। r जो हम यहां पर ले रहे हैं वो धनात्मक है, mg ऋणात्मक है। जब मैं धनात्मक में से ऋणात्मक संख्या घटाऊंगा तो मेरे पास में m इंटू ए का मान भी धनात्मक आएगा। अब अगर मैं r को ऋणात्मक, मान लीजिए r को मैं ऋणात्मक ले लेता हूं और mg को धनात्मक ले लेता हूं, mg धनात्मक और वस्तु किधर गति कर रही है, r की ओर, यानी कि r बड़ा हो गया, इसका मान बड़ा है और धनात्मक मान छोटा है, तो दोनों में mg में से r को घटाओगे तो क्या आएगा, जो बड़ा मान है वही हमें प्राप्त होगा, r बड़ा है तो यानी m इंटू ए का मान आपको ऋणात्मक रखना पड़ेगा। तो इसका सरल उपाय यह है कि आप सबसे पहले क्या करें, m इंटू ए का मान लिखें। सबसे पहले मैंने m इंटू ए लिख दिया। अब m इंटू ए ऊपर की ओर लग रहा था, तो जो लग रहा है उस सबको आप प्लस ले लो, r ऊपर की ओर लग रहा है, r को प्लस ले लिया, mg नीचे की ओर लग रहा है, mg को माइनस ले लिया। पास में आ जाएगा r बराबर m इंटू ए प्लस m इंटू, इन दोनों में से आप देख कि हम यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं m को, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा m
ए प्लस जी, यानी अब जो एम ए प्लस सी, एम ए प्लस, पहले वास्तविक भार है एम जी और आभासी भार है एम इंटू ए प्लस। देख सकते हो एम जी का मान कम है और एम ए प्लस जी का मान ज्यादा है, यानी वस्तु एक समान वेग भार की तुलना में, अगर वस्तु नीचे की ओर गति करे तो, अगर वस्तु मान लीजिए ये पिंड है, लिफ्ट में रखा हुआ है एम जी, आर ऊपर की ओर लग रहा है, ये वस्तु रखी हुई है, तो हम कहेंगे वस्तु में नीचे की ओर त्वरण उत्पन्न होगा एम इंटू ए। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, अब एम इंटू ए को प्लस लिया है, तो जो भी एम इंटू ए की दिशा में उन सबको प्लस ले लो, तो एम जी एम इंटू ए की दिशा में लग रहा है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, और आर जो है इसके विपरीत लग रहा है, इसलिए हो जाएगा माइनस, आर हो जाएगा माइनस। इसको इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, फिर से समझ लो, जो एम इंटू ए की दिशा में लग रहा है उसको हमने ले लिया प्लस, क्योंकि एम इंटू ए को प्लस लिया है, उसको प्लस लेंगे तभी एम इंटू ए का मान प्लस आएगा, और जो इसके विपरीत लग रहा है उसको हम लेंगे माइनस। एक्चुअल में एम इंटू ए कोई बल नहीं है, इन दोनों के योग से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एम जी को हमने प्लस लिया है और यही बड़ा बल है हमारे लिए, वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है मतलब यही बड़ा बल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का योग भी इस बड़े बल के चिन्ह के रूप में ही आना चाहिए, बड़े बल का चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह भी प्लस आना चाहिए हमारे पास में। अब अगर मैं इसको घटा दूं और आर को दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा इस तरफ एम जी तो ऑलरेडी है, एम इंटू ए को इधर लिया है तो ये माइनस हो गया, और ये हो गया बराबर आर, दोनों में से एम कॉमन, ये हो गया जी माइनस ए बराबर आर, भाषी भार हो जाएगा आर बराबर एम जी माइनस ए, आर बराबर एम जी माइनस ए। ठीक है, अब देखो वास्तविक भार है एम जी और आभासी भार आया है एम इंटू जी माइनस ए, तो आभासी भार जो है वो एम जी से कम आया है, यानी जब भी लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो वस्तु का जो भार है वो कम प्रतीत होगा, और जब भी वस्तु अगर ऊपर की ओर गति करेगी तो वस्तु का भार जो है वो अधिक प्रतीत होगा। आज के लिए इतना ही।